अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो आ गई IS-19 की कंटिन्यूशन पे है। हमने IS-19 पिछली वीडियोस के अंदर कवर किया था, जिसके अंदर अच्छी खासी चीज़ें हमने पढ़ ली थी कि IS-19 में कौन कौन से बेनिफिट्स आते हैं और कौन कौन से इसके अंदर पेंशन प्लान, मतलब उसके अंदर कंट्रीब्यूशन प्लान है, बेनिफिट प्लान है, उसकी डील किस तरह होती हैं, किस कैसी कैलकुलेशंस होती हैं, उसका प्रोफॉर्मा कैसे बनता है, ये सारी चीज़ें हमने कवर कर ली थी। ठीक है। तो अच्छा, मैं उस दिन एक चीज़ बताना भूल गया था। जैसे कि हमने पढ़ा था ना, डिस्काउंट रेट जब हम यूज़ कर रहे होते हैं ऑब्लिगेशन के लिए, हम उसकी डिस्काउंटिंग करते हैं, तो वो डिस्काउंट रेट कौन सा होना चाहिए। तो सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी होनी चाहिए कि जो डिस्काउंट रेट हो वो होना चाहिए गुड क्वालिटी कॉरपोरेट बॉन्ड्स का। गुड क्वालिटी कॉरपोरेट बॉन्ड्स का अगर ये अवेलेबल ना हो, पहली प्रायोरिटी हमारी ये होनी चाहिए। अगर ये अवेलेबल ना हो तो हम दूसरी जो हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए फिर वो होनी चाहिए द इंटरेस्ट रेट ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स। बस आपको इतना याद रखना है कि हमारी दो चीज़ें अगर दी हुई है तो हमारी पहली प्रायोरिटी गुड क्वालिटी कॉरपोरेट बॉन्ड्स होनी चाहिए। अगर ये ना गिवन हो तो हम इंटरेस्ट रेट ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब जो हमें आगे बात पढ़नी है वो है कर्टेलमेंट के बारे में। अच्छा, सबसे पहले मैं बेसिक सी डेफिनेशन लिख दूं, कर्टेलमेंट होती क्या है। तो कर्टेलमेंट इज द सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द नंबर ऑफ एम्प्लॉय कवर्ड बाय अ पेंशन प्लान। ये एक बेसिक सी डेफिनेशन है, आपको बुक वगैरह में भी मिल जाएगी। अच्छा, अब ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। अब देखो, जैसे क्योंकि हमारे पास एक वर्कफोर्स है, हमारी एंटिटी के अंदर वर्कफोर्स है, हम उनका एक पेंशन प्लान बना रहे होते हैं जिसके अंदर हम हर टाइम में थोड़ी कंट्रीब्यूशन कर रहे होते हैं, जो पेंशन प्लान उनको उनके रिटायरमेंट होने के बाद मिलेगी। ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल हमने रीस्ट्रक्चरिंग कर दी है, जो हमने IS-37 में पढ़ा था, जैसे कि हमने रीस्ट्रक्चरिंग कर दी, हमने कुछ ऑपरेशन बंद कर दिए हैं, कुछ या क्या कहते हैं एफिशिएंसी ले आए हैं, कंप्यूटराइज या ऑटोमोबाइल क्या रोबोटिक की तरफ हम लोग जा रहे हैं, तो हम अपनी वर्कफोर्स कम कर रहे हैं। तो जाहिर है जब वर्कफोर्स भी कम कर रहे हैं तो उनसे रिलेटेड जो हमने पेंशन प्लान बनाया होगा, जाहिर है उसको भी अब ख़त्म करने की ज़रूरत है। कुछ जैसे 50 एम्प्लॉयज़ थी, अब 10 रह गए, तो 40 एम्प्लॉयज़ की जो पेंशन प्लान थी वो ख़त्म हो जाएगी, उसको रोक देंगे, उनसे अब फर्दर उनकी कंट्रीब्यूशन ख़त्म कर देंगे, उन पर हमारी मजीद ऑब्लिगेशन नहीं होगी। तो कर्टेलमेंट जब होगी तो कर्टेलमेंट की वजह से होगा क्या, जो हमारी एम्प्लॉयज़ हैं वो कम हो जाएंगे। जाहिर है जो अगर एम्प्लॉयज़ कम हो जाएंगे तो उनसे रिलेटेड पेंशन प्लान जो हम बनाएंगे वो भी कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे ऊपर जाहिर है जब हम पेंशन प्लान बनाते हैं तो हमारे ऊपर एक ऑब्लिगेशन आ जाती है ना कि इनको रिटायरमेंट के बाद हमें उनको पेंशन पे करनी होगी। तो हमारे ऊपर एक ऑब्लिगेशन, एक लायबिलिटी है कि जब वो रिटायर होंगे तो हमें उनको पेंशन देनी होगी, जिसको जो हम पेंशन प्लान बना रहे होते हैं, जिसको हम DBO पढ़ रहे थे, डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन माइनस प्लान एसेट जो आता था वो नेट DBO करके हम लिख रहे होते थे। तो हम पे एक ऑब्लिगेशन है जो हम प्रेजेंट वैल्यू पे लिख रहे होते थे। तो वो अगर एम्प्लॉयज़ ही कम हो जाएंगे तो हमारी ऑब्लिगेशन भी कम हो जाएगी, क्योंकि उनके उनके हिस्से का जो पेंशन प्लान है वो भी कम हो रहा होगा। तो जो भी ऑब्लिगेशन, जाहिर है अगर पेंशन प्लान कम हो रहा है तो हमारी ऑब्लिगेशन भी कम होगी। तो जो भी ऑब्लिगेशन कम हो रही होगी फिर हम उसको पास सर्विस कॉस्ट यूज करते हुए एडजस्टमेंट कर रहे होंगे। क्योंकि हमने पढ़ा था जो पास सर्विस कॉज होती है वो अराइज क्यों होती है, इट अराइज बिकॉज ऑफ अमेंडमेंट इन प्लान और कर्टेलमेंट। जैसे कि अमेंडमेंट क्या थी कि अगर हम उनके बेनिफिट बढ़ा रहे हैं तो हमारी पास सर्विस कॉस्ट बढ़ रही थी। इसी तरह अगर हम कर्टेलमेंट कर रहे हैं तो उनसे रिलेटेड जो हमने पहले पिछले सालों में पास सर्विस कॉस्ट लिखी हुई थी अब उनको हम कम कर रहे हैं। तो पास सर्विस कॉस्ट है, पास सर्विस भी हटा दो, हमने पिछले सालों में उनकी सर्विस कॉस्ट लिखी हुई थी, क्योंकि इससे पहले आज से पहले हमने कर्टेलमेंट नहीं की थी। तो अब पिछले सालों में हम उनकी सर्विस कॉस्ट लिखते जा रहे थे, क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा काम करके आगे के सालों के लिए अपनी पेंशन जमा कर रहे थे, थोड़ा थोड़ा काम करके उनके हिस्से की पेंशन जमा। तो आज जब हम कर्टेलमेंट कर रहे हैं
तो जो हमने उनसे रिलेटेड पिछले सालों में पेंशन उनकी मतलब सर्विस कॉस्ट लिखी थी, अब वो कम करेंगे। तो वो कम कैसे होगी? बाय डूइंग एडजस्टमेंट यूजिंग पास्ट सर्विस कॉस्ट। ठीक है, तो हम यहाँ तक क्या समझे? जो भी हम एडजस्टमेंट करेंगे फिर हम वो करेंगे यूजिंग पास्ट सर्विस कॉस्ट। अच्छा, अब जो ये पास्ट सर्विस कॉस्ट है, अब ये पास्ट सर्विस कॉस्ट के लिए भी एक क्राइटेरिया इन्होंने रख दिया है कि पास्ट सर्विस कॉस्ट विल बी रिकग्नाइज एट द अर्लियर ऑफ दो चीजों का, व्हेन द प्लान अमेंडमेंट और curtailment occurs, और दूसरा है when the entity recognizes related restructuring और टर्मिनेशन बेनिफिट। तो पास सर्विस कॉस्ट हमेशा जल्दी किन दोनों के उसके बेसिस पे रिकग्नाइज की जाएगी? या तो जब अमेंडमेंट हो रही है या कर्टेलमेंट हो रही है, जब या उससे पहले अगर एंटिटी ने रिलेटेड रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट, क्योंकि हमने पढ़ा था IAS 37 के अंदर कि भाई कुछ क्राइटेरिया है रीस्ट्रक्चरिंग का। फिर वो रीस्ट्रक्चरिंग मतलब उसकी प्लान शुरू, अगर हम लोगों ने एक प्लान हो गया है, हमारा प्रूफ प्लान है, हमने फॉर्मल अनाउंसमेंट कर दी है, रीस्ट्रक्चरिंग अभी शुरू नहीं की लेकिन उसकी जो रिक्वायरमेंट हमने पूरी करना शुरू कर दी है, तो हम रिकग्नाइज कर देते। इसी तरह यहाँ पे लिखा है पास सर्विस कॉस्ट, इन दोनों के जो भी अर्लियर ऑफ हो रहा होगा हम उसकी बेसिस पे पास सर्विस कॉस्ट रिकग्नाइज या अपनी एडजस्टमेंट कर देंगे। अच्छा, अब देखें, क्योंकि देखें एम्प्लॉयज़ हैं, सोचो कोई आज एक ईयर 1 पे एक एम्प्लॉय आया है, वो हमारे पास 30 साल तक जॉब करेगा, ठीक है। आज 10 साल गुजर गए हैं तो उसकी कुछ समझे ईयर 1 पे है आया था और ईयर 30 तक उसको काम करना था, आज उसके 10 साल गुजर गए और आज हम कर्टेलमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसने ईयर 1 से लेके थोड़ा काम करके अपनी पेंशन जमा की होगी, तो हमने उसके हिस्से का कुछ हमने जमा करके रखा होगा, मतलब हम कंट्रीब्यूट करते थे कि इतने सालों में, मतलब ईयर 30 में हमें कुछ पे करना, तो हम थोड़े सालों में एंटिटी कंट्रीब्यूट कर रही होगी, तो उसकी 10 साल तक कुछ पेंशन जमा हो गई होगी। तो अगर आज ईयर 10 पे कर्टेलमेंट हो रही है जिसके अंदर वो एम्प्लॉई फारिग हो रहा है, तो अब दो कंडीशंस होती हैं कि भाई अगर कर्टेलमेंट हो रही है तो आज हम उसको उसकी पेंशन की सेटलमेंट आज कर दें अभी के अभी, या तो हम उसको कहें कि भाई जो भी आपकी हम लोगों ने सेट की हुई थी एक रिटायरमेंट एज, आपकी जब वो आप रिटायरमेंट एज पे पहुंच जाएंगे तो आपको आपके हिस्से के पैसे मिल जाएंगे। तो कर्टेलमेंट जो होती है अब दो तरीके से सेटल हो सकती है। अच्छा, एम्प्लॉइज से रिलेटेड जो भी कर्टेलमेंट होगी उसकी ज़ाहिर है सेटलमेंट हो रही होगी। अब सेटलमेंट जो है हमारी, अब वो दो हिस्सों में हो रही होगी, एक को कहते हैं कर्टेलमेंट विदाउट सेटलमेंट और एक को कहते हैं कर्टेलमेंट विद सेटलमेंट। तो अब हम ये दो चीजें पढ़ रहे होंगे, तो अब थोड़ा सा ध्यान लगा के आप भी समझ लीजिएगा, मैं भी कोशिश करूंगा कि आपको दोनों चीजें समझ आ जाए। अच्छा, अब पहले हम पढ़ लेते हैं जो कर्टेलमेंट विदाउट सेटलमेंट है। अच्छा, इसका दूसरा नाम होता है फ्रोजन बेनिफिट्स, ठीक है। अच्छा, अब इसमें होता क्या है कि मैंने आपको अभी इसकी कहानी बल्कि समझाई थी कि वो कहते हैं अगर आज कोई कर्टेलमेंट हो रही है तो कोई पेमेंट उनको आज नहीं हो रही है। हम बोलेंगे भाई जो कि आपने जो आपकी रिटायरमेंट एज सेट थी
आपको उस डेट को आपकी जो भी रिटायरमेंट की पेंशन प्लान है वो आपको मिल जाएगा। क्योंकि अब देखो ईयर 1 पे उसने शुरू किया था, ईयर 10 पे उसको आज कर्टेलमेंट हो गई है, तो ईयर 10 तक उसकी कर्टेलमेंट जमा हो गई होगी। अब फर्दर ईयर 30 तक हम बोलेंगे आपको ईयर 30 पे अब मजीद आपकी जो आपकी रिटायरमेंट एज थी उस दिन आपको जो भी आपका पेंशन प्लान था वो आपको मिल जाएगा। लेकिन उसकी जो पेंशन प्लान था वो यहाँ पे रुक जाएगा क्योंकि वो एम्प्लॉय हमने फारिग कर दिया है। तो ईयर 10 के बाद उसके लिए हम कोई मजीद कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे होंगे। जो उसकी पेंशन प्लान यहाँ तक जमा हो गई अब बस यहीं तक ही जमा होगी। ये वाली जहां जो यहाँ पर ये अमाउंट सेट या कंट्रीब्यूट या टोटल उसकी बन गई होगी पेंशन प्लान, ये इसको ईयर 30 पे जाके मिल जाएगी। लेकिन हम फर्दर कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे होंगे क्योंकि अब जाहिर है वो हमारा एम्प्लॉय है ही नहीं, तो हम उसके लिए क्या ऑब्लिगेशन सेट करें, क्यों ऑब्लिगेशन अपने ऊपर ले। जब बंदा हमने फारिग ही कर दिया तो उसकी अब जरूरत पड़ेगी नहीं कुछ हमको पेंशन प्लान। हाँ, जो हमने वादा किया था ईयर 10 तक क्योंकि वो हमारे पास था, उसने कुछ पेंशन अपने जाहिर काम करके जमा की होगी, तो वो वाली अमाउंट हम उसको रिटायरमेंट एज पे दे देंगे। तो इस वाले केस में होता क्या है कि भाई आज जब वो कर्टेल हो रहा हो या जब वो रिडंडेंट हो रहा हो उस दिन उसको कोई पेमेंट नहीं मिलेगी। और जो बेनिफिट है या जो भी आप बोले उसकी पेंशन है, बेनिफिट विल बी गिवन टू एम्प्लॉय एट द डेट ऑफ रिटायरमेंट। ठीक है, जो भी अब उसकी हमारे पास पेंशन होगी या जो भी थी, अब वो उसकी जो रिटायरमेंट एज थी अब उसको उस दिन वो अमाउंट मिल जाएगी। अच्छा, अब क्योंकि कर्टेलमेंट हो गई है क्योंकि कर्टेलमेंट हो गई है तो उसका मतलब हमारा एम्प्लॉय फारिग हो गया। सही है, एम्प्लॉय फारिग हो गया है तो उससे रिलेटेड जो भी प्लान था वो कम हो जाएगा। मतलब अगर हमारा पेंशन प्लान था उससे रिलेटेड जो भी पेंशन प्लान था वो कम हो गया तो मतलब हमारी ऑब्लिगेशन भी कम हो जाएगी। हमारी ऑब्लिगेशन है वो भी कम हो जाएगी। अच्छा, अब समझने की चीज इसमें क्या है, हमारी ऑब्लिगेशन क्या है। हमने पढ़ा था कि जो हमने पढ़ा, जैसे हमने पढ़ा ना डीबीओ, ये क्या होता था भाई, जो हमने उसकी ऑब्लिगेशन माइनस प्लान एसेट जो भी हमने अभी तक उसके लिए मेंटेन किया है, जो भी हम कंट्रीब्यूशन कर रहे थे हर महीने जो भी, तो हम क्या करते थे, डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन थी हमारे पास, हम उसके अंदर से प्लान एसेट माइनस कर देते थे, डीबीओ माइनस प्लान एसेट कर देते थे। तो हमारे पास अगर नेगेटिव अमाउंट आती थी तो हम बोलते थे डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन हमारे पास है, और अगर हमारे पॉजिटिव आ जाएगा तो हम बोलेंगे इसके बाद हम बोलेंगे डिफाइंड प्लान एसेट हमारे पास है। ठीक है, अच्छा, अब हम देखते थे कि हमें ईयर एंड पे जो डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन थी हमारी, वो हमें एक एक्चुरिया निकाल के देता था। अब वो एक्चुरी कौन था, एक एक्सपर्ट था जो कि ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन अजम्पशंस वो आपको वैल्यू निकाल के देता था। वो अजम्पशंस क्या थी कि हमने पढ़ा था कि वही जो भी सैलरी इंक्रीज होगी फ्यूचर में उन एम्प्लॉय से रिलेटेड, उनकी ऑन द बेसिस ऑन द लाइफ एक्सपेक्टेंसी के वो कितने साल रहेंगे, जिएंगे, मरेंगे, उसकी बेसिस पे वो हमें डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन निकाल के दे रहा होता था। अब अगर एम्प्लॉय ही कम हो जाए तो उससे रिलेटेड आगे की फ्यूचर इंक्रीज कोई सैलरी नहीं होनी, हमें उसकी उम्र से अब कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो उससे रिलेटेड हमारी ऑब्लिगेशन कम हो जाएगी। कैसे कम हो जाएगी, समझे, डीबीओ बिफोर कर्टेलमेंट थी हमारे पास एक, और एक डीबीओ है आफ्टर कर्टेलमेंट। तो जाहिर है जो बिफोर कर्टेलमेंट में थी उसके अंदर वो एम्प्लॉय भी था, उससे रिलेटेड फ्यूचर इंक्रीज इन सैलरीज भी थी उनकी, और उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी थी कि अगर वो 60 साल रह रहा है तो फिर हमें कितनी उसको आगे पेंशन देनी होगी। और अगर हमारे पास वो पूरी उम्र तक, जैसे हमने ईयर 1 से लेकर ईयर 30 तक रखा था, तो हर साल उसकी फ्यूचर इंक्रीज सैलरी भी हो रही थी, तो ये वाली जो अमाउंट होगी वो ज्यादा होगी।
ये वाली अमाउंट है वो ज्यादा होगी क्योंकि उसके अंदर फ्यूचर की इंक्रीज इन सैलरीज भी आ रही थी। और अगर आज कर्टेलमेंट के बाद वो एम्प्लॉई रिडंडेंट हो जाता है तो उससे रिलेटेड कोई फ्यूचर सैलरीज हमें अब इनकॉर्पोरेट करनी ही नहीं होगी। जो ईयर 10 तक उसकी पेंशन प्लान जमा हो गई थी बस वो ही जमा होगी। अब क्योंकि इसके अंदर ईयर 30 तक था, ये वाला जो पेंशन निकला था वो ईयर 30 ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूचर वो ईयर 30 तक निकल के आया हुआ था। लेकिन अब क्योंकि वो ईयर 10 पे फारिग हो गया है तो ये वाली अमाउंट ज्यादा थी क्योंकि इसके अंदर फ्यूचर इंक्रीज था। अब जो सैलरी हमें देनी होगी, पेंशन देनी होगी एट द रिटायरिंग एज ऑफ ईयर 30, वो वाली हमें ये ही ईयर 10 तक जो जमा हुई होगी वो हमें देनी होगी क्योंकि ईयर 10 पे वो कर्टेल हो गया, रिडंडेंट हो गया। तो जो अमाउंट आफ्टर कर्टेलमेंट होगी वो कम होगी, जिसकी वजह से इनके दरमियान डिफरेंस आ रहा होगा डीबीओ बिफोर कर्टेलमेंट और डीबीओ आफ्टर कर्टेलमेंट में एक डिफरेंस आ रहा होगा, जो डिफरेंस हम कहेंगे गेन ऑन कर्टेलमेंट। जो डिफरेंस को हम कहेंगे गेन ऑन कर्टेलमेंट। अब इस गेन को हम क्या करेंगे, इस गेन का, अब ये जो गेन आया है ना हमारे पास, ये जो गेन ऑन कर्टेलमेंट आया है ये हम लेके जाएंगे पीएनएल में। कहां लेके जाएंगे, पीएनएल के अंदर लेके जा रहे होंगे। अब पीएनएल के अंदर हम क्यों लेके जा रहे हैं, देखो कर्टेलमेंट एक एक्चुअल इवेंट है। कर्टेलमेंट क्या है भाई, कर्टेलमेंट एक एक्चुअल इवेंट है, ठीक है। वो इवेंट हो गया है, वो इवेंट हो गया है, आज वो रिडंडेंट हो गया है। तो उससे रिलेटेड जो हमने पहले ऑब्लिगेशन बिफोर कर्टेलमेंट निकाली हुई थी वो थी ज्यादा, क्या थी, वो थी ज्यादा। और आफ्टर कर्टेलमेंट जो ऑब्लिगेशन आ रही है हमारे पास वो ऑब्लिगेशन है अब कम। जाहिर है अगर हमारी ऑब्लिगेशन या हमारी लाइबिलिटी अब कम हो गई है तो एक तरीके से वो हमारे लिए इनकम है, एक तरीके से हमारे लिए वो इनकम है क्योंकि वो इवेंट हो चुका है। हमने एक तो तरीके से पढ़ा भी था ना प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के अंदर कि भाई वो कहता है कि एक्सपेंस को तो रिकग्नाइज कर लो जब वो एक्सपेक्टेड हो जाए, लेकिन आप इनकम को जब ही रियलाइज करो जब वो एक्चुअली इनकर्ड हो। तो ये इवेंट क्योंकि वो कर्टेलमेंट हो गई है, वो रिडंडेंट हो गया है, तो उससे रिलेटेड ऑब्लिगेशन हमारी फ्यूचर की कम हो गई है। अब फ्यूचर की ऑब्लिगेशन कम हो गई तो इवेंट हो गया ना, अब वो इवेंट हो गया तो ऑब्लिगेशन कम हो गई, तो उसका अपोजिट हमारे लिए क्या है, वो ऑब्लिगेशन कम हो गई तो हमारे लिए एक इनकम बन गई। तो वो हमारे लिए इनकम बन गई तो वो हम पीएनएल में ले जाएंगे। अब पीएनएल में कैसे लेके जाएंगे, एज अ पास सर्विस कॉस्ट से हम उसको एडजस्टमेंट कर रहे होंगे क्योंकि पास सर्विस कॉस्ट, क्योंकि उससे रिलेटेड हमने पिछले ऑब्लिगेशन लिखी हुई थी ना, उससे रिलेटेड ऑब्लिगेशन क्यों अराइज होती हुई थी, क्योंकि हम उसकी हर साल उससे रिलेटेड सर्विस कॉस्ट लिख रहे थे क्योंकि वो थोड़ी थोड़ी करके अपनी पेंशन जमा कर रहा था। तो हम इसकी सर्विस कॉस्ट को एडजस्ट करेंगे बाय मेकिंग अ पास सर्विस कॉस्ट एडजस्टमेंट। तो वो एक इनकम आ रही होगी लेकिन हम उसको एडजस्ट करेंगे एज अ पास सर्विस कॉस्ट अपने प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। अब एक इसके अंदर बात यहां तक अगर आपको समझ आ गई तो एक हमारे लिए इनकम होगी जो कि हम एज अ पास सर्विस कॉस्ट एडजस्ट करे होंगे पीएनएल के अंदर, ठीक है। अब ये बात याद रखनी है कि इट हैज नथिंग टू डू विथ प्लान एसेट्स। उससे रिलेटेड जो भी हमने प्लान एसेट मेंटेन किया था वो ईयर 10 तक, अब अभी तो हमें उससे कुछ भी नहीं करना ना, वो हमारे पास मेंटेन है, वो हमारे पास मेंटेन है, हमें उसको आज पे नहीं करना कुछ भी। जब उसकी रिटायरमेंट एज हो जाएगी हम उसको उस दिन वो पे कर देंगे। तो आज के टाइम में इट हैज नथिंग टू डू विथ प्लान एसेट, ठीक है। अब एक सवाल हम इसका देख लेते हैं, यहां तक अगर आपको कुछ समझ ना आए तो बराए मेहरबानी थोड़ा सा पीछे रिवर्स कर लेगा, अगर फिर भी कुछ समझ नहीं है तो भले आप मुझे टेक्स्ट कर दे या कमेंट कर दे, जो भी आपको बेहतर लगे। तो हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन समझ लेते हैं।
अच्छा, ए बी डिसाइडेड टू क्लोज अ बिजनेस सेगमेंट। ठीक है भाई, ये क्या कर रहा है भाई, बिजनेस सेगमेंट को अपना एक खत्म कर रहा है, मतलब रीस्ट्रक्चरिंग हम इसको कह सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, द सेगमेंट्स एम्प्लॉयज विल बी मेड रिडंडेंट। सही है भाई, एंड विल अर्न नो फर्दर पेंशन बेनिफिट आफ्टर बीइंग मेड। जाहिर है आज को रिडंडेंट कर देंगे तो उससे रिलेटेड अब फ्यूचर के कोई फर्दर पेंशन बेनिफिट मेंटेन नहीं हो रहे होंगे। देयर प्लान एसेट विल रिमेन इन द स्कीम सो दैट द एम्प्लॉय विल बी पेड ऑन अ पेंशन व्हेन दे रीच द रिटायरमेंट एज। तो ये हमने कौन सा सिनेरियो समझ लिया, इसमें आगे लिखा हुआ भी है दिस इज अ कर्टेलमेंट विदाउट सेटलमेंट, क्योंकि इसमें बोल रहा है जो भी उनसे रिलेटेड प्लान एसेट थे वो आज भी स्कीम के अंदर ही रहेंगे और वो जब पे होंगे जब वो अपनी रिटायरमेंट एज तक पहुंच जाएंगे। सही है। अब बिफोर द कर्टेलमेंट इसमें कोई चीज बताई हुई है, अब क्या था, बिफोर द कर्टेलमेंट द स्कीम एसेट हैड अ फेयर वैल्यू ऑफ 5 लाख। तो फेयर वैल्यू जो थी वो थी 5 लाख, और ये फेयर वैल्यू जाहिर है प्लान एसेट की है ना। और एंड द डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन हैड अ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 6 लाख, और जो डीबीओ था वो था 6 लाख। तो हमारे पास जो नेट अमाउंट आ जाएगी वो आ जाएगी 6 लाख। अब मैं ऊपर लिख देता हूँ डीबीओ, या आप कॉलम बना के समझ लीजिएगा प्लान एसेट, तो ये आप समझ लें नेट माइनस 5 लाख। तो हमारे पास नेगेटिव अमाउंट थी, मतलब हमारी ऑब्लिगेशन ज़्यादा थी, प्लान एसेट कम था, तो हमारे पास डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन आ रही थी बिफोर curtailment. It is estimated that the curtailment will reduce the present value of the future obligation by 10%, which reflect that the employee will not benefit from future salary increases and therefore will be entitled to a smaller pension than previously estimated. जाहिर सी बात है, अगर वो आज कर्टेल हो जाते तो उनसे रिलेटेड जो हमने ऑब्लिगेशन निकाली थी उसके अंदर अब फर्दर कोई, मतलब अगर आज हम उसको निकालने जाए आफ्टर रिस्ट्रक्चरिंग तो फ्यूचर इंक्रीजेस जो सैलरी थी अब वो उसके अंदर नहीं आई होगी, वो इनकॉर्पोरेट फर्दर अब नहीं हो रहे होंगे ना उसके अंदर। तो अब जो आफ्टर रिस्ट्रक्चरिंग आ रही होगी अमाउंट वो स्मॉलर होगी, इसमें लिखा हुआ है जो प्रीवियसली हमने एस्टिमेट किया था उससे कम होगी। तो अब इसके अंदर हमें करना क्या है, सवाल क्या पूछ रहा है, what is the net gain or loss on curtailment and how will this be treated in the financial statements। अच्छा, अब सबसे पहली बात क्या आपने बताया है, जो ऑब्लिगेशन है हमारी वो 10% से कम हो रही, तो हमारी ऑब्लिगेशन कितनी थी, वो थी 6 लाख रुपए, और वो 10% से कम हो रही है, मतलब 60,000 से वो कम हो रही है। और उसने हमें कोई फेयर वैल्यू से रिलेटेड कुछ नहीं बताया हुआ, तो मतलब जो फेयर वैल्यू जो हमने कंट्रीब्यूट कर ली थे उससे रिलेटेड प्लान एसेट वो आज भी वही रहेंगे। सही है, जो कि हमारी अमाउंट है 5 लाख की। अच्छा, अब क्या आना चाहिए हमारे पास, हमने क्या पढ़ा था उसको किस तरह डील करते हैं, डीबीओ बिफोर कर्टेलमेंट, जो कि हमने निकाली थी क्या थी, वो थी 1 लाख, और डीबीओ आफ्टर कर्टेलमेंट ये अब हमें निकालनी है। सही है, अब इसकी हम यहाँ पे थोड़ी सी वर्किंग कर लेते हैं। तो हमने इसने क्या बोला था, ऑब्लिगेशन 10% से कम हो जाएगी, तो हमारी ऑब्लिगेशन कितनी थी, वो थी 6 लाख रुपए, और उसको अगर हम 10% से कम कर दें तो हमारी ऑब्लिगेशन बन जाएगी 5,40,000। और हमारे पास ने प्लान एसेट के बारे में कुछ नहीं बताया कि इसकी फेयर वैल्यू कुछ चेंज हो रही, कुछ नहीं बताया था, जो हमारे पास थी तो वो वही वापस ले लेंगे। हमारे पास 5 लाख के प्लान एसेट थे, तो हमारे पास नेट अमाउंट कितनी बन रही है, वो बन रही है 40,000। क्या बन रही है, 40,000। ये मैंने 4 लाख लिखा है, सही है। तो हमारे पास जो अब डीबीओ आफ्टर कर्टेलमेंट आ रही है वो आ रही है 60,000, ओ 40,000 की। सही, तो हमारे पास जो इफेक्ट आएगा, हमारी क्या हो रही है, ऑब्लिगेशन कम हो रही है। कितने से कम हो गई है हमारी, 60,000 से कम हो गई है, जो कि हमारे पास है गेन ऑन कर्टेलमेंट।
क्या है हमारे पास, गेन ऑन कर्टेलमेंट है। ये जो अमाउंट है हमारी, ये जाएगी पीएनएल के अंदर और एडजस्ट होगी एज अ पास सर्विस कॉस्ट। और ये जो हमारी अमाउंट है आफ्टर रिस्ट्रक्चरिंग या आफ्टर कर्टेलमेंट, क्योंकि हमारी नेट अमाउंट है जो कि अब भी ज़्यादा है क्योंकि हमारी ऑब्लिगेशन ज़्यादा है और प्लान एसेट कम है, तो इसलिए हमारे पास नेगेटिव डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन अभी भी डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन आ रहा है। तो ये हमारे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एज अ लाइबिलिटी शो होगी। तो हमारा सवाल क्या था, व्हाट इज द नेट गेन और लॉस ऑन कर्टेलमेंट एंड हाउ विल दिस बी ट्रीटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आप बताएंगे। तो जो हमारा गेन ऑन कर्टेलमेंट है वो है 60,000 रुपये, और ये 60,000 रुपये एज अ पास सर्विस कंपोनेंट या पास सर्विस कॉस्ट प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर शो किया जा रहा होगा। ठीक है मेरे भाइयों और बहनों, तो ये एक सवाल था जो हमने अभी देख लिया, विच इज रिलेटेड टू curtailment and as a without settlement। अच्छा, हमने अभी केस पढ़ा था किसके साथ, वो था विदाउट सेटलमेंट। अब जो केस है वो है विथ सेटलमेंट। अब इसकी मैं एक आपको बेसिक सी डेफिनेशन पहले समझा दूं। विथ सेटलमेंट इज द केस वेयर entity enters into a transaction to eliminate the obligation for part or all benefits अंडर अ प्लान। अब इसके अंदर होता क्या है, एंटिटी आज के आज ही उन्हें सेटलमेंट कर रही होती है जब वो उनको कर्टेल कर दिया जाता है। अब कर्टेल हो रहे हैं या किसी और एम्प्लॉय के पास, अब वो किसी और एम्प्लॉय के पास अब जा रहे हैं वो, तो वो क्या करते हैं, सेटलमेंट करते हैं जब भी वो एंटर्स होते हैं इनटू अ ट्रांजैक्शन। अब जैसे कि हुआ कि आज एम्प्लॉय ने या ख़त्म उनकी कर्टेल कर दिया या उन्होंने छोड़ दिया, तो अगर वो एम्प्लॉय आज किसी भी रीज़न की वजह से कर्टेल हो गए या उन्होंने छोड़ दिया और वो दूसरे एम्प्लॉयर के पास चले जाते हैं, तो वो अपने प्रीवियस एम्प्लॉयर से कहेंगे कि जो आपने हमारे लिए पेंशन प्लान मेंटेन किया हुआ था या जो हमारे हिस्से की पेंशन बनती थी, जितने सालों तक हमने काम किया था, वो पेंशन आप हमारे न्यू एम्प्लॉयर के पास ट्रांसफर करते हैं। मतलब अब जो न्यू एम्प्लॉयर का पेंशन प्लान है उनके पास वो ट्रांसफर करते हैं। मतलब जो प्रीवियस एम्प्लॉयर को कहेंगे कि जो आपने हमारे रिलेटेड पेंशन प्लान मेंटेन किया हुआ था, जो भी हमारी पेंशन जमा हुई थी वो हमारे न्यू एम्प्लॉयर को शिफ्ट कर दें, मतलब उनके न्यू एम्प्लॉयर का जो पेंशन प्लान है उसमें शिफ्ट कर दें। तो मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के तौर पे बात लिख देता हूँ, एन एम्प्लॉई लेफ्ट एंटिटी फॉर अनदर जॉब and now he is asking his previous employer to transfer pension
related to him, to his new employer. अच्छा, अब होता क्या है कि भाई सेठ साहब बैठे हुए हैं या जो उनके प्रीवियस एम्प्लॉयर थे वो बैठे हुए थे। उन्होंने अब एक्चुअरी से पूछा कि भाई इनसे रिलेटेड क्या ऑब्लिगेशन हमने मेंटेन की हुई थी। तो उन्होंने कहा भाई, अच्छा मैं एक आपको एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। जो प्रीवियस एम्प्लॉयर था इनका, उसने अपने एक्चुअरी और जो भी अकाउंटेंट या जो भी बैठा हुआ था उससे पूछा कि भाई हमने इस वाले एम्प्लॉई, समझो सपोज ए एम्प्लॉई था, उससे रिलेटेड हमने कितनी पेंशन की मेंटेन की हुई थी। तो जवाब मिला कि भाई 50 है। तो ये हमने उससे रिलेटेड मेंटेन की हुई थी। अब होता क्या है भाई, अब जो नया जो एम्प्लॉई लेफ्ट आउट कर दिया है, उस प्रीवियस एम्प्लॉयर को पता लगा कि भाई वो आने वाला है और वो सेटलमेंट हमसे करेगा। तो अब जाहिर है सेटलमेंट का वर्ड है, तो अब इनके दरमियान जो नया है वो एम्प्लॉय लेफ्ट आउट किया था और जो प्रीवियस एम्प्लॉयर है, अब जब वो एम्प्लॉय आएगा इन दोनों के दरमियान निगोशिएशन होगी, क्योंकि उनको सेटलमेंट करनी है। उनको क्या करनी है? सेटलमेंट करनी है। तो अब उनके दरमियान निगोशिएशन होगी, दैट इज बिटवीन प्रीवियस एम्प्लॉयर एंड द रिडंडेंट या कर्टेल्ड एम्प्लॉई। तो अब जो भी निगोशिएशन में डिसाइड होगा वो अमाउंट उसके न्यू एम्प्लॉयर को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब वो अमाउंट उससे प्रीवियस मेंटेन, अब अगर इन्होंने 50 मेंटेन की हुई, या तो ये अमाउंट दे देंगे इसको कि हाँ भाई हम 50 ही ट्रांसफर कर रहे हैं। अब हो जाहिर है, अगर इन प्रैक्टिकल केस हम सोचें तो कोई भी एम्प्लॉई उससे रिलेटेड जो भी पेंशन प्लान थी उससे कम में तो नहीं मानेगा ना, उससे कम में तो नहीं मानेगा। तारे और जब निगोशिएशन होगी तो ये तो नहीं बोलेगा ना हाँ चलो यार तुम मेरी 45 ट्रांसफर कर दो। जाहिर है जो उसने 50 तो जमा कर ली थी ना, अपने काम कर 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 करके 50 तो जमा की थी, वो कोशिश तो यही करेगा ना उसे ज्यादा ही लेके जाए। अब कोई बेवकूफ ही होगा कि बोलेगा नहीं तुम चलो यार आज 45 खैर हो गई ट्रांसफर कर दो। कोई फुप्पी का बेटा तो नहीं है, चाचे का बेटा तो नहीं कि वो कम में मान के चले जाए। हमारा जैसा कराची वाला पाकिस्तानी होगा तो कोशिश यही बोलेगा भाई 50 है ना तो बल्कि 100 दे हमें, तुम्हारी ऐसी भी तैसी तुम 100 दो हमें। तो जो भी उनके दरमियान प्रीवियस एम्प्लॉयर जो भी था उसका, और जो समझो मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, ए एम्प्लॉय था, उनके दरमियान निगोशिएशंस होंगी और वो निगोशिएशन होने के बाद जो भी अमाउंट है फिर वो जो उससे उनसे रिलेटेड था वो या उससे ज्यादा, फॉर एग्जांपल 50 था तो वो उन्होंने 55 पे बात डन कर ली, 60 पे बात डन कर ली। तो जो भी उनके बीच में निगोशिएशन होगी वो वाली अमाउंट फिर ट्रांसफर कर दी जाएगी, सेटल कर दी जाएगी, उसके नए एम्प्लॉयर के पेंशन प्लान में ट्रांसफर कर दी जाएगी। ठीक है। अब यहां पे गेन और लॉस अराइज होगा। अगर खुदा ना खास्ता कम में होगे तो लॉस भी अराइज हो सकता है, और अगर ज्यादा में सेटल हो गया, 55 में सेटल हो गया, 60 में सेटल हो गया, तो जाहिर है फिर आपके पास गेन भी अराइज हो सकता है। तो जो भी गेन और लॉस अराइज होगा इट विल बिकम पार्ट ऑफ पास सर्विस कॉस्ट, और जाहिर है ये चीज पीएनएल में रिकॉर्ड की जाएगी ना। अब पास सर्विस कॉस्ट क्यों होंगी, तो मैं फिर एक और बात यही जो हमने पिछली बात में विदाउट सेटलमेंट, क्योंकि ये इवेंट हो गया है, वो कर्टेल हो गया है, जॉब छोड़ के चले गए, तो उससे रिलेटेड जो भी पेंशन थी, अब अगर वो कम में सेटल हो रही है वो भी इवेंट, एक्चुअली इवेंट है, क्योंकि वो कर्टेल हो गया है, या ज्यादा में हो रही है वो भी एक्चुअल इवेंट है। तो अगर कम में हो रही है तो हमारे लिए गेन है, वो एक्चुअल इवेंट की वजह से गेन अराइज हो रहा है तो भी हमारे लिए इनकम है, और अगर वो ज्यादा में हो रहा है तो हमारे लिए लॉस है। और इन दोनों को सेटल हो या एडजस्ट हम करेंगे पास सर्विस कॉस्ट से, क्योंकि हमने पढ़ा था पास सर्विस कॉस्ट अराइज होता है क्योंकि ड्यू टू एनी अमेंडमेंट और कर्टेलमेंट, क्योंकि हमने इनसे रिलेटेड पिछले सालों में सर्विस कॉस्ट थोड़ी थोड़ी जो जमा करते हैं वो लिख रहे थे, तो अब उस सर्विस कॉस्ट को हमें एडजस्ट करना है। क्योंकि समझो फॉर एग्जांपल कोई बीच के ईयर में या शुरू के ईयर में, आफ्टर दैट ईयर जब उसकी पेंशन प्लान हमने सेटल करना ओ बनाया था, उसके कुछ सालों बाद अगर वो रिटायर हो गया, रिडेंडेंट हो गया, कर्टेल हो गया, खुद छोड़ के चले गया, तो उससे रिलेटेड सालों में कुछ सर्विस कॉस्ट लिखी थी ना, तो अब उसको हमें एडजस्ट करनी है, क्योंकि आज वो छोड़ के चले गए, कर्टेल करेंगे, तो उसको हम एडजस्ट करेंगे बाय मेकिंग ए पास सर्विस कॉस्ट एडजस्टमेंट। तो यहां तक आपको
चीजें समझ इंशाल्लाह आ जानी चाहिए। अच्छा, अब हमने क्या बोला है, ये सेटलमेंट हो जाएगी। अच्छा, अब सेटलमेंट हो जाएगी, अब मैं यहाँ पे एग्जाम्पल आपको, जैसे कि उस एम्प्लॉय से रिलेटेड हमने, समझो हमारे पास ऑब्लिगेशन थी, वो थी 50 की, सही है। और अब वो सेटल हुआ है, हमारी जो उससे निगोशिएशन के बाद जो बात हुई थी वो हुई है 55 पे। समझो हमारी जो निगोशिएशन हुई थी वो हुई थी 55 से। तो जो भी इससे रिलेटेड प्लान एसेट हमने मेंटेन किया हुआ था वो तो 50, अब हमारे प्लान एसेट में से 55 जा रहे होंगे, क्योंकि हमने निगोशिएशन के बाद हम उससे बात नहीं बना पाए, हम उसके आगे हार गए या जो भी झुक गए, तो अब वो प्लान एसेट में से हमारे 55 रुपए जा रहे होंगे। तो जो भी डिफरेंस आ रहा होगा वो पीएनएल के अंदर जा रहा होगा। अब वो 5 है, हमारा लॉस है एज अ पास सर्विस कॉस्ट। ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज आती है, ये तो अभी हमने बात कर ली प्लान एसेट। अच्छा, होता क्या है, कुछ एंटिटी प्लान मतलब सेपरेट फंड बनाती ही नहीं है। मतलब हमने तो जैसे अभी प्लान एसेट की बात रखी हुई है ना, कभी कभार होता है ये बनाती ही नहीं है जब रिटायरमेंट होगी, जबकि जब फिर वो एंटिटी के कैश में से जा रहा होगा, जो एंटिटी का कैश अकाउंट होगा उसके अंदर से जा रहा होगा। मतलब उन्होंने कोई सेपरेट प्लान एसेट नहीं बनाया था, कोई सेपरेट एंटिटी नहीं बनाई थी जिसके अंदर वो हर थोड़े टाइम में कंट्रीब्यूट करे थे। उन्होंने ऐसा कुछ कोई सीन ही नहीं किया हुआ था। तो फिर एंटिटी अपने जो भी उनका खुद का कैश अकाउंट होगा उसके उसमें से उनको रिटायरमेंट के या जो भी फिर कर्टेलमेंट के टाइम पे पैसे देने होंगे। तो प्लान होते हैं दो तरीके से। अगर तो जैसे प्लान एसेट होता है जो कि हमने फंडेड किया हुआ है, मतलब उसके अंदर हम कंट्रीब्यूशन वगैरह कर रहे हैं, तो फंडेड प्लान क्या होता है, वो एक होता है रिंग फेंस। रिंग फैन प्लान एसेट इज मेंटेन, मतलब इसका क्या है कि भाई ये आपका एक प्लान एसेट है, या आपका कुआं है, या आपका कोई बीच में कैश रखे हुए हैं और यहाँ पे सारे कांटे लगे हुए, ये सब कांटे लगे हुए, मतलब आप कोई भी इसको, ये वाले फंड को छू नहीं सकता। ये वाले फंड को कोई नहीं छू सकता, ये सिर्फ ओनली फॉर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉयज है। मतलब सिर्फ उनके लिए मेंटेन हुआ था ताकि उनको आगे जाके जो भी उनका पेंशन प्लान जो भी पे करने के लिए काम आए। तो ये इतना, क्या कहते हैं, इसको मैं क्या कहूँ, इसमें मतलब एक इतनी स्ट्रिक्टनेस होती है, इतने बैरियर्स लगाते देते हैं। तो इवन इन द केस ऑफ लिक्विडेशन, अगर कंपनी फॉर एग्जांपल लिक्विडेट भी हो रही है, मतलब उसका दिवालिया निकल गया है, तो उसको अगर लाइबिलिटी भी अपनी पे करनी हुई ना, तो ये वाला फंड वो यूज नहीं कर सकते। तो आप एक याद रख लीजिए लिक्विडेशन ऑफ कंपनी वाली एग्जाम्पल। तो अगर कंपनी भी लिक्विडेट हो रही हो तो ये वाला फंड वो यूज नहीं कर सकते, वो सेपरेटली बेनिफिट फॉर द एम्प्लॉयज उनकी आगे रिटायरमेंट के लिए। फिर अगर वो लिक्विडेट हो तो जो भी हो उनको पे कर दिया जाएगा, लेकिन इसको कोई हाथ नहीं लगाएगा। और एक होता है अनफंडेड प्लान, मतलब कोई भी उनसे रिलेटेड प्लान एसेट मेंटेन नहीं किया हुआ था, मतलब वो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करते, जब होगा जब हम अपने कैश अकाउंट से पे कर देंगे। तो फॉर एग्जाम्पल हम यही वाला सिनेरियो अपना रखें कि कर्टेलमेंट हो रही है विद सेटलमेंट, सही है, कर्टेलमेंट हो रही है विद सेटलमेंट, मतलब वो कह रहे हैं कि हमारे एम्प्लॉय से न्यू एम्प्लॉयर को हमारी जो भी पेंशन प्लान आपके पास मेंटेन थी वो उसको ट्रांसफर कर दो। अगर फंडेड वाला केस है, मतलब उनसे रिलेटेड फंड मेंटेन हुआ हुआ था, तो हम यही वाली बात करेंगे, प्लान एसेट उनसे रिलेटेड मेंटेन था। अब उस प्लान एसेट से ज़्यादा पैसे जा रहे हैं, तो जो भी ज़्यादा गया है वो डिफरेंस पीएनएल में जा रहा होगा एज अ पास सर्विस को, एज अ एक्सपेंस जो भी आप कह लें। लेकिन फंडेड प्लान तो हमने समझ लिया। अगर वो अनफंडेड था मतलब उनसे रिलेटेड डीबीओ जो थी, जो एक्चुअली ने हमें बताई है, जो भी अकाउंट के हमने उनसे रिलेटेड जो मेंटेन की हुई थी ऑब्लिगेशन वो थी 50। हमने कोई एसेट तो मेंटेन नहीं किया था, ज़ाहिर ऑब्लिगेशन तो ज़ाहिर हर साल निकालते थे ना अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करने के लिए, तो वो तो 50 हमने से जब पूछा तो हमारे पास 50 है। अब जो निगोसिएशन हुई तो
जो नेगोशिएशन होने के बाद जो उनकी डील बनी वो बनी 55 से। तो आज अब उनको आज के आज अगर वो ट्रांसफर करना है उनको न्यू एम्प्लॉय से, फिर अब उनको अपने कैश में से पे करना होगा। जो भी डिफरेंस आ रहा होगा वो पीएनएल में सेट होगा एज अ पास सर्विस कॉस्ट, और ये अमाउंट उनको अपने कैश अकाउंट में से पे करनी होगी। इन केस अगर वो कहते हैं कि भाई हम आपको आफ्टर द ईयर एंड पे कर देंगे, तो फिर ये चीज़ हम एज अ लाइबिलिटी लिख रहे होंगे अपनी करंट ईयर एंड के अंदर। ठीक है, तो ये आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें इंशाल्लाह समझ आ जानी चाहिए। अच्छा, अब एक सवाल, एक प्रैक्टिस हम देख लेते हैं ताकि आपको जो अभी तक हमने चीज़ें पढ़ी हैं वो समझ आ जाए। सही है, तो ये आप साथ साथ खुद ही कॉपी कर लीजिएगा। अच्छा, ओपनिंग डीबीओ है हमारे पास समझें 450 का, और जो क्लोजिंग डीबीओ है हमारे पास वो है 600। और ये ज़ाहिर है जो भी क्लोजिंग डीबी होगा वो एक्चुअली ने हमें निकाल के दिया होगा। सिमिलरली ओपनिंग फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट हमारे पास है 300, और जो क्लोजिंग फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट है हमारे पास वो है 500। हमारे पास करंट सर्विस कॉस्ट है 50 की, पास सर्विस कॉस्ट क्या रखें 70 की। अच्छा, अब इनके पास हुआ क्या था, इनकी कर्टेलमेंट हुई थी, कर्टेलमेंट हुई थी जो कि थी विथ सेटलमेंट वाली केस। जो उनसे रिलेटेड डीबीओ था वो था हमारे पास 30 का, और जो हमने पेमेंट की उनको वो हमने की 35 से। और ज़ाहिर है ये प्लान एसेट से होगी क्योंकि मतलब हमने इनका प्लान एसेट मेंटेन किया हुआ था 35 से, तो उनकी जो हमारी नेगोशिएशन के बाद जो हम पेमेंट करेंगे उसको प्लान एसेट में से वो थी 35। अच्छा, और इंटरेस्ट रेट जो कि गुड क्वालिटी कॉरपोरेट बॉन्ड्स का है वो है 10%। और हमने कंट्रीब्यूशन जो की थी पेड इनटू प्लान कितने की वो करी हमने 50 की, और जो हमने बेनिफिट पेड टू रिटायरिंग एम्प्लॉयज़ को जो किए हैं वो है 60। अच्छा, अब इसका रिक्वायरमेंट क्या रखें हम कि भाई पीएनएल में क्या जाएगा, ओसीआई में क्या जाएगा, एसओएफपी में क्या शो होगा। ठीक है, ये अब आप लोग, मैं कोई डिस्क्रिप्शन तो नहीं बड़ी लिखने से, हमें जो पता है जो चीज़ें हमसे मांगी जा सकती है हम वही चीज़ें लिखेंगे इसके अंदर। तो अब हमें इसको सॉल्व करते हैं। तो आप भी या तो पॉज करके खुद कोशिश करिएगा इसको सॉल्व करने की, अगर ना हो तो फिर कंटिन्यू आगे वीडियो को कर लिएगा। अच्छा, 3 डब्बे बना लेते हैं हम लोग। ये हमारे पास आ गया डीबीओ का, ये हमारे पास आ गया प्लान एसेट का, और ये हमारे पास आ रहा है नेट का। सही है, ओपनिंग बैलेंस हमें दिया हुआ था, डीबीओ का क्या था, सही है वो था 450, प्लान एसेट का जो ओपनिंग था वो था 300। तो ज़ाहिर अभी नेगेटिव में मतलब हमारे पास ऑब्लिगेशन आ रही है नेट अमाउंट, तो वो है 150। वरना हम अगर पॉजिटिव आ रही होती प्लान तो हम उसके यहाँ पर साइन लगा देते। हमारे पास प्लान एसेट आ रहा, डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन जो आ रही है वो आ रही है 150 की। इंटरेस्ट हम निकाल लेंगे इस पर सबसे पहले क्योंकि अनवाइंड होगा ये,
इंटरेस्ट हमें दिया हुआ था 10%, तो ये हो जाएगा 45 और ये हो जाएगा 30, तो हमारे पास नेट इंटरेस्ट एक्सपेंस ही आ रहा होगा, तो वो आपके पास आ रहा है 15 का, क्योंकि नेट ये चीज़ हमारे पास सबसे पहले P&L में जाएगी, मैंने आपको पहले पढ़ा चुका हूँ सारी चीज़ें। फिर हमारे पास थी करंट सर्विस कॉस्ट, वो थी हमारे पास 50 की, कुछ नहीं जाएगा, इसका कोई ताल्लुक हमारे क्या कहते हैं प्लान एसेट से नहीं होता। 50 ये भी हम P&L में लिखते हैं। इसी तरह हमारे पास थी पास सर्विस कॉस्ट जो कि थी 70 की, ये भी हम P&L में लिखते हैं। अब हमारी कर्टेलमेंट हुई, अब वो या तो मैं इसको इसके अंदर ही एडजस्ट कर देता, या भी मैं समझाने के लिए आपको अलग से कर रहा हूँ। अब ये थी कर्टेलमेंट विथ सेटलमेंट। तो हमने क्या किया था, हमारी जो इनसे रिलेटेड ऑब्लिगेशन थी वो थी 30 की, और जो हमने पे आउट किया है वो कितना किया है 35 का। तो क्योंकि हमने जब हमको पे आउट कर देंगे तो हमारी ऑब्लिगेशन खत्म हो जाएगी उनसे रिलेटेड, तो हम डीबीओ अब जाहिर है जब उनको आज सेटल कर देंगे तो उनसे रिलेटेड हमारी ऑब्लिगेशन खत्म हो गई, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो हमारी ऑब्लिगेशन कम हो रही है, और जाहिर है जब उनको पे आउट कर रहे हैं प्लान एसेट से तो हमारा प्लान एसेट भी कम हो रहा होगा, तो ये हमारे पास आ गया 35। अब माइनस, और यहाँ पे जाहिर है हम हर जगह ऊपर माइनस कर रहे होते, सही है। तो अब जब आप इसको सेटल करेंगे, जैसे 450 माइनस 300 150 हो गया, 45 माइनस 30 15 हो गया, 50 माइनस यहाँ पे 0 है तो 50 आ गया, इसी तरह 70 माइनस 0 है तो 70 आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा, ये बन जाएगा आपके पास 35, हमारे पास ऑल टुगेदर माइनस साइन है हमारे पास एक, आपको एंट्री बना के भी कहाँ समझाऊं, हाँ यहाँ पे डीबीओ हमारे पास था 30 का, हमने जो प्लान एसेट में से पे आउट किया वो था 35 का, और जो उनसे डिफरेंस अराइज हुआ क्योंकि हमारा एक्सपेंस ज़्यादा हो गया है, जो हमने राइट किया था 30 का उससे ज़्यादा हमने पे आउट किया, तो हमारा एक्सपेंस बढ़ गया, तो हमारे पास एक 5 का एक्सपेंस आ गया यहाँ पे, ठीक है। कर्टेलमेंट विद सेटलमेंट, हमारी ऑब्लिगेशन कम थी, हमारा प्लान एसेट जो पे आउट किया वो ज़्यादा था, तो हमारे पास ऑल टुगेदर हमारा एक्सपेंस 5 से बढ़ गया, तो ये चीज़ भी हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस में जा रही होगी। अब बेनिफिट पेड टू एम्प्लॉई था, बेनिफिट पेड टू एम्प्लॉई हमारे पास कितना था 60 था, अगर यहाँ पे लिख रहा हूँ उसकी एंट्री, जाहिर है अगर बेनिफिट पे कर दिया और रिटायरिंग एम्प्लॉय से उनसे रिलेटेड ऑब्लिगेशन भी खत्म हो गई, और जाहिर है प्लान एसेट से पे करेंगे तो प्लान एसेट भी हमारा कम हो रहा होगा, तो इसका तो निल इफेक्ट आएगा। इसी तरह हमने कोई कंट्रीब्यूशन अगर पे करी थी, कंट्रीब्यूशन पेड इनटू प्लान एसेट, तो उसका कोई ताल्लुक डीबीओ से नहीं है, और हमने कितनी पे की है 50 से, तो यहाँ पे हमारे पास 50 की साइन आ जाएगी नेगेटिव, और क्लोजिंग बैलेंस हमें दिए हुए थे, कितने दिए हुए थे 600 के और 500 के, सही है। और जो डिफरेंस आएगा अब ऊपर से लेके नीचे तक वो होगा रीमेजरमेंट कंपोनेंट का, तो आप ज़रा ऊपर से टोटल कर लें और 600 से इसको कंपेयर कर लीजिएगा, 70 माइनस 30 माइनस 60, तो हमारे पास आ रहा है 525 का, जो हमारे हिसाब से बन रहा था, और हमारी ऑब्लिगेशन बढ़ गई है वो 600 हो गई, तो हमारे पास 75 का लॉस आ रहा है जो कि रीमेजरमेंट कंपोनेंट है।
सिमिलरली हम हमने प्लान एसेट जो मेंटेन किए थे वो 300 प्लस 30 माइनस 35 माइनस 60 प्लस 50, वो आ रहा है 285। हमारे प्लान एसेट की वैल्यू बढ़ गई है, प्लान एसेट की वैल्यू बढ़ गई है। हमारे पास जो डिफरेंस आ रहा है वो है 215 का जो गेन आ रहा है। तो अब जो फिगर आएगी वो पॉजिटिव फिगर होगी, मतलब यहाँ पे तो नेट शो हो रही होगी क्योंकि आप नेगेटिव साइन से आप करेंगे, लेकिन अब ये ओ सी आई के अंदर क्रेडिट साइड पे होगा क्योंकि हमारा जो प्लान एसेट की जो वैल्यू बढ़ रही है और डीबीओ की जो रीमेजरमेंट कंपोनेंट है वो कम है और जो रीमेजरमेंट कंपोनेंट ऑफ प्लान एसेट है वो ज्यादा है। तो यहाँ पे हमारे पास 140 का डिफरेंस आ रहा होगा। तो अब यहाँ से लेके यहाँ तक कैलकुलेट करें तो आपके पास इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो फिगर बननी चाहिए, जो कि मतलब हमारे पास 100 की अभी भी डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन हो रही है। ये वाली अमाउंट हम एसओएफसी में शो करेंगे एज अ लाइबिलिटी। ये आप लोग ऊपर से टोटल कर लेगा तो यहाँ पर भी आपके पास 100 की फिगर आनी चाहिए। हाँ, तो आप क्या करेंगे, 150 प्लस 15 करेंगे, प्लस 50 करेंगे, प्लस 70 करेंगे, प्लस 5 करेंगे, 290। 50 से आप कम करेंगे जो कि आपकी अराइज हुई ड्यू टू कंट्रीब्यूशन इनटू प्लान एसेट, माइनस 50 करेंगे 240 का, और रीमेजरमेंट कंपोनेंट क्योंकि ये पॉजिटिव फिगर आ रही है प्लान एसेट की वजह से मतलब, तो आप 140 से अपना कम करेंगे तो आप वापसी 100 पे आ जाएंगे। अब फिगर्स क्या बनेगी या एंट्रीज क्या बनेंगी, क्योंकि हमारी ऑब्लिगेशन कम हो गई है। यहाँ से देखेंगे अगर आप, हमारी ओपनिंग डीबीओ 150 थी और क्लोजिंग डीबीओ 100 हो गई, तो हमारी ऑल टुगेदर ऑब्लिगेशन कम हो गई है, डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन कम हो गई है। और कम हो गई है ऑब्लिगेशन या लाइबिलिटी को कम करने के लिए हम उसको डेबिट साइड पे लिखते हैं। तो डेबिट करेंगे डीबीओ बाय 50 से। अच्छा, हमने कंट्रीब्यूशन कितनी की थी, हमने जो कंट्रीब्यूशन की है इनटू प्लान एसेट वो की है, क्रेडिट कर देंगे भाई, कैश से की होगी 50। सही है। अब पीएनएल में क्या चीज़ें जा रही होंगी, ये जा रही होगी 15, 50, 70, 5। तो आप ये प्लस कर ले, 15 प्लस 5 करेंगे 20, 20 प्लस 70 करेंगे 90। तो 140 की आपकी जो एडजस्टमेंट होगी जो पीएनएल में जा रही होगी वो है 140। और अब जो भी इनका डिफरेंस होगा वो जा रहा होगा ओसीआई में, वो आएगा 140। या प्लस कर लें या माइनस करेंगे तो आपके पास 140 आ जाएगा। तो ये एक उससे रिलेटेड सवाल था जो अभी तक हमने पढ़ा है, एक सम अप चीज़ें थी उसकी। तो ये आपको इंशाल्लाह उम्मीद है कि समझ आई हो। अब आपके लिए एक काम है, जो जो अगर कोई देख रहा है वीडियो, कि आप ये वाला सवाल, क्योंकि इसमें 3 साल का निकालना है हमें, आपकी पूरी ताकि प्रैक्टिस हो जाए। आपको यहाँ पे ईयर 1 का भी निकालना है, ईयर 2 का भी निकालना है, ईयर 3 का भी निकालना है। तो आप ये वाला सवाल करेंगे तो आपको पूरा हाथ आपका सेट हो जाएगा, क्योंकि एक तरीके से आपके 3 क्वेश्चन हो रहे होंगे 3 सालों का, क्योंकि आपको करना है इसके अंदर। अच्छा, एक आखिरी सवाल है, फिर उसके बाद बाकी चीज़ें नई वीडियो या नए लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। ये एक आखिरी सवाल हम यहाँ पे कवर कर लेते हैं। ऑन 1 जुलाई 2003। अच्छा, मैं ये आपको बात बता दूं, ये एक तरीके से समझे, आपको आपके एग्जाम के अंदर भी ये इस तरीके से क्वेश्चन आ रहे थे, मतलब जो एक्चुअल इस तरीके से आपके पास सवाल आ रहे होते। इसके अंदर आप जैसे उसने पूछा ना, डिस्कस द करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द अबव ट्रांजैक्शन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इसके अंदर अब डिस्कस की बात है, जब आप अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं ना एग्जाम के अंदर, तो आपको चीज़ें याद रखनी होती है। तीन तीन स्टेप है आपके आंसर को करने के लिए।
सबसे पहले आपको ये आप याद रख लें, सैक याद रख लें। इसमें क्या करेंगे, स्टेट द रूल, मतलब जो स्टैंडर्ड कहता है, जो स्टैंडर्ड बताता है, हमें सबसे पहले वो बताना होगा, फिर हमें केस के ऊपर अप्लाई करना होगा। जो जैसे एक सिनेरियो है, फिर हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे और फिर अपना कंक्लूजन दे रहे होंगे कि आपने ये सब बातें क्यों की, जो भी आपने वजह बताई थी उसका उसको कंक्लूड करें। तो पहली बात आपने जो IAS 19 के अंदर पढ़ी थी चीज़ें, पहले आप उसको स्टेट करेंगे, जो भी सिनेरियो से रिलेटेड है उस बारे में बताएंगे, फिर इस पर अप्लाई करेंगे और फिर उसको कंक्लूड कर रहे होंगे। तो समझे एक तरीके से आपका सवाल एग्जाम सिनेरियो के अंदर हो रहा होगा, या पास पेपर की तरह एक समझे सवाल है ये। अच्छा, On 1st July 2003, Mike Clover जो भी है started a defined benefit pension scheme for its employee and immediately contributed a 4 million cash into the scheme। इसने पहली दफ़ा शुरू किया है, वो शुरू किया है 1 जुलाई 2003 को, मतलब आज पहली दफ़ा शुरू किया था। और इसने फ़ौरन, अब ज़ाहिर है जब फ़ौरन शुरू किया है तो आज इस दिन कोई इनके ऊपर डिफाइन बेनिफिट ऑब्लिगेशन नहीं होगी, क्योंकि आज सब जब आज शुरू किया ना, मतलब आज से लेके अब 1 साल तक कुछ एम्प्लॉइज जब काम करेंगे, तो जब पूरे साल के अंदर हम सर्विस कॉस्ट लिखेंगे तो फिर ये सर्विस कॉस्ट अगले साल में ओपनिंग ऑफ द न्यू ईयर की डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन होगी। इस साल के अंदर कोई ऑब्लिगेशन नहीं होगी, क्योंकि आज से पहले कोई पेंशन प्लान हमने शुरू नहीं किया था और उसने आज शुरू करते ही कॉन्ट्रीब्यूशन कर दी है 4 मिलियन की, मतलब इसने फौरन ही प्लान एसेट उनसे रिलेटेड मेंटेन कर दिया है। द एक्चुअरी हैज स्टेटेड दैट द नेट ऑब्लिगेशन वाज 0.4 मिलियन एट 30 जून 2004। अच्छा, मैं इसको एक काम करता हूँ, कॉलम भी बना लेता हूँ इसके रिलेटेड। ये आपका आ गया DBO, ये आपके पास आ गया प्लान एसेट, और आपके पास ये आ गया नेट। ओपनिंग बैलेंस हमारे पास क्या था, यहाँ पे कुछ नहीं था, यहाँ पे 4 मिलियन था, तो जाहिर है ये भी आपके पास 4 मिलियन नेगेटिव में आ रहा होगा, सही, 0 - 4 मिलियन, ठीक है। अब क्योंकि उसने फौरन ही प्लान एसेट मेंटेन हो गया, अब द एक्चुअरी हैज स्टेटेड दैट नेट ऑब्लिगेशन वाज 0.4 मिलियन एज एट 30 जून 2004। मतलब इसने क्लोजिंग जो बताई है हमारे पास फिगर, वो उसने रिलेटेड टू नेट ऑब्लिगेशन बताई है, मतलब ये वाली फिगर 0.4 मिलियन की है। द नेट इंटरेस्ट रेट फॉर गुड क्वालिटी कॉर्पोरेट बॉन्ड वॉज 10% एट 1 जुलाई। जिस दिन शुरू हुआ होगा था हम ओपनिंग वाला लेंगे, क्योंकि ये पूरे साल से रिलेटेड होगा, बट 12% बाय 30 जून ये क्लोजिंग है, मतलब ये हम 1 जुलाई 2004 न्यू ईयर के लिए हम ये वाला स्टार्ट यूज़ करेंगे वाइंडिंग अनवाइंडिंग करने के लिए, लेकिन फॉर दिस ईयर हम 10% का यूज़ कर रहे होंगे। तो हम यहाँ पे अगर हम इंटरेस्ट इनकम आएगी यहाँ पे, तो आपके पास आ जाएगी 4 मिलियन का 10%, वो होगा 0.4 मिलियन, तो आप यहाँ पे लिख लेंगे 0.4 मिलियन नेगेटिव। अच्छा, द एक्चुअल रिटर्न ऑन द प्लान एसेट वाज 11%। अच्छा, अब यहाँ पे आपको रीमेजरमेंट कंपोनेंट इससे याद आना चाहिए, क्योंकि जो हमने अज्यूम किया था 10% और हमें उससे ज़्यादा मिला है, तो अजम्पशन जो हमने पढ़ी थी रीमेजरमेंट कंपोनेंट की एक ये थी कि जो रिटर्न ऑन प्लान एसेट है वो हमारा ज़्यादा आ गया, क्योंकि उसमें चेंज, क्योंकि हमने जो सपोज किया था इंटरेस्ट इनकम के लिए, उससे ज़्यादा हमारे पास रिटर्न आया है, तो उसकी वजह से रीमेजरमेंट कंपोनेंट आ रहा होगा। द इंक्रीज कॉस्ट फ्रॉम द एम्प्लॉई सर्विस इन द ईयर वॉज 4.2 मिलियन। ये आपके पास समझे करंट सर्विस कॉस्ट आ गई 4.2 मिलियन की, विच कैन बी अज्यूम टू अक्रू एट द ईयर एंड, ठीक है, विच कैन बी अज्यूम। अच्छा, ने बोला अब ये ईयर एंड पे अराइज हुई है, सही है, तो इस पे जाहिर है एट द ईयर एंड, एट द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर नहीं थी, तो इस पे कोई भी इंटरेस्ट एक्सपेंस नहीं आ रहा होगा। On 30 June, McClover paid 0.3 in a statement of a defined benefit obligation with a present value of 0.2. अब आपको इसके अंदर एक दिमाग से चीज सोचनी है। इसमें क्या लिखा हुआ है, On 30 June 2004, McClover paid 0.3 million in settlement of a defined benefit obligation with a present value of 0.2 million। यहाँ पे मतलब
अब ज़रूरी नहीं है कि एक ही एम्प्लॉय या पर्टिकुलर एम्प्लॉय से रिलेटेड, अब ये किसी और एम्प्लॉय से रिलेटेड इसने कोई ऑब्लिगेशन सेटल की है, मतलब उनसे रिलेटेड कोई प्लान एसेट मेंटेन किया हुआ था, तो उससे रिलेटेड जो भी हमने, अगर प्लान एसेट मेंटेन ना भी किया हो, उनसे रिलेटेड जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनसे रिलेटेड कोई ऑब्लिगेशन सेटलमेंट हो रही है। क्यों? क्योंकि दिस रिलेटेड टू स्टाफ दैट वर बीइंग मेड रिडंडेंट, क्योंकि ये रिडंडेंट हो रहे थे अगर हमने कोई प्लान एसेट ना भी मेंटेन किया हो, आज उनको हम सेटलमेंट कर रहे हैं। इन सेटलमेंट लिखा है, मतलब विद सेटलमेंट हो रही है कर्टेलमेंट। अब प्लान एसेट मेंटेन किया हो या ना किया हो वो एक अलग डिबेट है, वो एक अलग डिबेट है, ठीक है। लेकिन हाँ, सॉरी, हाँ, क्या बोलता था, हाँ, हाँ, जो एम्प्लॉई रिडंडेंट हो रहे हैं उनसे रिलेटेड हमने ऑब्लिगेशन मेंटेन की भी थी, मतलब उनसे रिलेटेड हमने पेंशन प्लान तो था, लेकिन भले फिर हमने प्लान एसेट मेंटेन किया हो या ना किया हो फिर, तो उसने बोला है दिस रिलेटेड टू स्टाफ दैट वर मेड रिडंडेंट ऑल्सो एज एट 30 जून 2004 दे स्टिल हैड एन एवरेज रिमेनिंग एम्प्लॉयमेंट टर्म ऑफ 1 मंथ, द रिडंडेंट वर नॉट फोरसीन एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर। अब इसने बोला है कि उसका 1 महीना और है अभी रिमेनिंग एम्प्लॉयमेंट, लेकिन हमने पढ़ा था पास सर्विस कॉज रिलेटेड टू री कर्टेलमेंट विल बी रिकग्नाइज एट द अर्लियर ऑफ कर्टेलमेंट और अमेंडमेंट, या तो रीस्ट्रक्चरिंग हो रही हो जब वो इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाए, तो ये भले बाद में अगले महीने उसकी खत्म हो जाए टर्म, लेकिन समझो रिडंडेंट अनाउंसमेंट हो गई है, उसको जो भी फॉर्मली अनाउंस कर दिया हो या उससे रिलेटेड आज उसकी रिडंडेंसी पता लग गई है, तो ये एट द अर्लियर ऑफ रिकग्नाइज या एडजस्ट किया जा रहा होगा। अब यहाँ पे हम इसकी 0.3 मिलियन थी ना इन सेटलमेंट, सही है, तो डीबीओ हमारी जो थी वो उससे रिलेटेड 0.2 थी, ये हमने समझा इसको कैश में अगर सेटल किया तो 0.3 मिलियन, तो हमारे पास पीएनएल में एक्सपेंस आ रहा होगा 0.1 मिलियन का, जो कि एज अ पास सर्विस कॉस्ट हम एडजस्ट कर रहे होंगे। तो समझे यहाँ पे हम लिख रहे होंगे पास सर्विस कॉस्ट ऑफ 0.1 मिलियन, यहाँ पे आपके पास 4.2 और यहाँ पे आपके पास आ रहा है 0.1। अब इनके दरमियान जो भी डिफरेंस होगा वो आपका होगा रीमेजरमेंट कंपोनेंट का। तो आप यहाँ पे ज़रा इसको टोटल कर लें, 4 -4 था ये, प्लस माइनस 0.44, यहाँ तक जो आपका टोटल आ रहा है ना वो आ रहा है यहाँ पे आपके पास माइनस, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इन सब का जो टोटल बन रहा है ना वो बन रहा है -0.1, और जो उसने हमें बताया है, मतलब अभी भी हमारे पास एक गेन है एक तरीके से, क्योंकि यहाँ पे जो फिगर्स आएंगी वो जीरो माइनस, हम क्या करते हैं डीबीओ माइनस प्लेन एसेट करते हैं ना, मतलब जीरो माइनस जो भी होगी, समझे 1 - 2 तो -1 आ जाएगा ना, तो यहाँ पे अभी नेगेटिव में आ रहा है, मतलब अभी हमारे पास प्लान एसेट आ रहे हैं, ये अभी डी डिफाइंड बेनिफिट प्लान एसेट हमारे पास अभी भी -0.1 के आ रहे हैं, लेकिन जो एक्चुअली ने बताया वो बताया 0.4 ऑब्लिगेशन, 0.4 ऑब्लिगेशन, तो मतलब अब हमारे पास जो रीमेजरमेंट कंपोनेंट आएगा वो पॉजिटिव फिगर होगी, मतलब 0.5 मिलियन की, अगर आप -0.1 में 0.5 प्लस करेंगे तो आपके पास ऑब्लिगेशन बनेगी 0.4 की, तो ये 0.5 ओसीआई में जाएगा एज एन एक्सपेंस, मतलब डेबिट हो रहा होगा। अगर ये नेगेटिव होती तो इनकम होती, क्योंकि ये आपके पास नेगेटिव में प्लान एसेट था, क्योंकि ये नेगेटिव था मतलब आपके पास प्लान एसेट है, लेकिन आपके पास क्लोजिंग पॉजिटिव में आ गया, मतलब अब आपकी ऑब्लिगेशन बन गई है, डीबीओ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन बन गई है, जो एक्चुअली ने हमें फिगर दी थी, तो जो भी इनके दरमियान डिफरेंस आया है वो आया है 0.5 का, ये आपका एज अ रीमेजरमेंट कंपोनेंट जा रहा होगा। तो अगर हम इनकी एंट्रीज बनाएं तो आपकी ऑब्लिगेशन बढ़ गई है, एक तो आपकी एक ऑब्लिगेशन, तो आपकी चीज़ें जो पीएनएल में जा रही होगी वो होगी एक तो ये और ये 0.4.2 प्लस 0.1 प्लस 0.1 माइनस 0.4,
तो आपके पास जो P&L में जा रहा होगा वो है 3.9 का, जो आपके पास OCI में जा रहा है वो है आपके पास 0.5 का, और इसने कोई कॉन्ट्रीब्यूशंस वगैरह नहीं की थी। जो भी आपका क्रेडिट हो रहा होगा वो होगा 3.9 4.4 का, वो आपका DBO होगा। अगर आप यहाँ से भी यहाँ पे ले आएंगे ना तो आपको समझ आ जाएगी। 4.4 का यहाँ से ये नेगेटिव से पॉजिटिव में हो गया है, नेगेटिव से पॉजिटिव में हो गया, तो नेगेटिव मतलब -4 प्लस 4.4 करेंगे आप तो आपके पास आ जाएगा 0.4। तो ये फिगर आपकी यहाँ पे आ गई है। अच्छा, क्योंकि ये क्वेश्चन था डिस्कस, क्योंकि ये क्वेश्चन था डिस्कस द करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, तो मैं आपको उसमें माजरत के साथ मैं आपको, ज़ाहिर आपने इतना बड़ा पूरा स्टैंडर्ड अभी पढ़ लिया है, जिसमें थोड़ी चीज़ें रह गई हैं वो मैं आपको कवर करा दूंगा, लेकिन अब आपने स्टैंडर्ड लिख दिया है तो कोशिश करना है ये आप खुद चीज़ें लिखो, मैं आपको बताते जाऊंगा आपको क्या क्या लिखना है, लेकिन ये चीज़ें आपको खुद लिखनी होंगी। अब डिस्कस द करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, स्टेट द रूल करेंगे, जिसके अंदर आप सबसे पहले बताएंगे द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डिफाइंड बेनिफिट प्लान इज एज फॉलोज। अब उसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले आप बताएंगे जो अमाउंट रिकग्नाइज होती है ना फाइनेंशियल पोजीशन में, वो होती है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ DBO माइनस फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट। ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमारे पास ये चीज़ आ गई है तो हमें ये इसलिए बताना पड़ रहा है, सही है। तो हम बताएंगे, अब ये इंग्लिश के अंदर, अंग्रेजी अल्फाज के अंदर आप लिखेंगे द एसेट रिकग्नाइज इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ DBO माइनस फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट एट द रिपोर्टिंग डेट, सही है। पहली चीज़ आपने ये लिख दी। फिर आप बताएंगे जो आपका ओपनिंग नेट पोजीशन होती है, या तो आप ये लिख दें या आप बताएंगे कि आपका जो ओपनिंग DBO होता है, या तो आपका और जो दूसरा जो होता है आपका ओपनिंग फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट होता है, वो अनवाइंड होता है, अनबाउंड होता है यूजिंग द डिस्काउंट रेट ऑफ गुड क्वालिटी कॉर्पोरेट बॉन्ड, और जो भी आएगा इट शुड बी चार्ज या क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस। या तो आप ये लिख दें या आप करें ओपनिंग नेट पोजीशन अनबाउंड होती है यूजिंग अ गुड क्वालिटी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, और वो जाता है P&L में। तो आप लिखेंगे द ओपनिंग नेट पोजीशन शुड बी अनबाउंड यूजिंग अ डिस्काउंट रेट दैट अप्लाइज टू अ गुड क्वालिटी कॉर्पोरेट बॉन्ड, दिस शुड बी चार्ज या क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस। अगर आपके पास एक्सपेंस आ रहा है तो वो इनकम प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज होगा, मतलब एक्सपेंस शो होगा, वरना क्रेडिट होगा मतलब इनकम शो होगी। क्योंकि ये बात हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आपके पास यहाँ पे ये चीज़ आ रही थी, इंटरेस्ट इनकम, सही है। तो आपको ये चीज़ सबसे पहले बतानी होगी, ये चीज़ हो गई। फिर आप बताएंगे करंट सर्विस कॉस्ट के बारे में। करंट सर्विस कॉस्ट क्या होती है कि इट इज़ द इंक्रीज कॉस्ट फ्रॉम द एम्प्लॉई सर्विस ड्यूरिंग द पास ईयर नोन एज करंट सर्विस, मतलब जो उन्होंने काम किया होता है उनसे रिलेटेड, एम्प्लॉय से रिलेटेड जो सर्विस कॉस्ट हम लिख रहे होते हैं वो करंट सर्विस कॉस्ट कहलाई जाती है। और ये हम बताएंगे कि करंट सर्विस कॉस्ट P&L में एक्सपेंस आउट हो रही होती है। तो आप लिखेंगे द इंक्रीज कॉस्ट फ्रॉम द एम्प्लॉयर सर्विस ड्यूरिंग द पास्ट ईयर इज नोन एज करंट सर्विस कॉस्ट, दिस शुड बी एक्सपेंस अगेंस्ट द प्रॉफिट एज पार्ट ऑफ द सर्विस कॉस्ट कंपोनेंट एंड क्रेडिटेड टू पेंशन स्कीम ऑब्लिगेशन। जाहिर है हम ये चीज़ DBO में लिख रहे होते हैं, क्यों, क्योंकि ये हमारी ऑब्लिगेशन बढ़ा रही होती है। हम करंट सर्विस कॉस्ट DBO में लिख रहे होते हैं क्योंकि हमारी ऑब्लिगेशन बढ़ा रही होती है। थोड़ा थोड़ा काम करके हम एज अ मैचिंग कॉन्सेप्ट, ये याद रखना, मैचिंग कॉन्सेप्ट की बेसिस पे हम करंट सर्विस कॉस्ट लिख रहे होते हैं, क्योंकि वो हर साल थोड़ा थोड़ा काम करके दे रहे होते हैं, तो हमें जाहिर है उनके काम से हमें बेनिफिट भी मिल रहा है ना। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट बोलता है जो जिससे हम रेवेन्यू, जिस चीज़ से हम रेवेन्यू कमा रहे हैं उससे रिलेटेड एक्सपेंस भी हम शो करें। हम इससे रिलेटेड एक्सपेंस भी शो कर रहे हैं तो हमारी एक तरीके से ऑब्लिगेशन भी बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये एक्सपेंस अभी इनकम नहीं हो रहा, ये आगे जाके हमें पे आउट करना होगा, तो हमारी इसकी वजह से ऑब्लिगेशन बढ़ रही है। तो ये आप लिख देंगे एक चीज़।
क्योंकि हमारे पास करंट सर्विस कॉस्ट आया था। फिर आप बताएंगे कर्टेलमेंट के बारे में, कर्टेलमेंट के बारे में कि भाई कर्टेलमेंट शुड बी रिकग्नाइज एट द अर्लियर ऑफ कर्टेलमेंट अकर्स और व्हेन द रिलेटेड टर्मिनेशन बेनिफिट्स आर रिकग्नाइज। आप कर्टेलमेंट के बारे में लिख देंगे और जो भी आपने एडजस्टमेंट बताई है कि वो उसके एक्सप्लेन कर देंगे। फिर एक और चीज आप बताएंगे रीमेजरमेंट कंपोनेंट के बारे में कि भाई रीमेजरमेंट कंपोनेंट क्यों अराइज हुआ और इसको हम कहाँ लिखेंगे, मतलब कहाँ इसको पोस्ट करेंगे। तो आप लिखेंगे द रीमेजरमेंट कंपोनेंट शुड बी इंक्लूडेड in other comprehensive income and identified as an item which will not be reclassified to profit and loss in future periods। अच्छा, एक और बात आप ये भी कर सकते हैं, क्लोजिंग बैलेंस के बारे में भी बता सकते हैं कि वो एक्चुअली निकाल के देता है हमें और वो हर साल डिफरेंट होगा क्योंकि हर साल चेंजेस आती है ड्यू टू अजम्पशन, एक्चुअली अजम्पशन। वो आप बता सकते हैं कि वो सैलरी इंक्रीज या जो भी आपको बताना है। अब ये आपने क्या किया, स्टेट कर दिया रूल को। अब आप करेंगे अप्लाई द रूल सिनेरियो पे। अब आपको जो आपने चीजें ऊपर कैलकुलेशन में की है, अब आपको सीधे अल्फाजों में इसको एक्सप्लेन करना होगा। तो आप सबसे पहले बताएंगे द नेट लाइबिलिटी ऑन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 30 जून 0.5, जो हमने क्लोजिंग अभी लाइबिलिटी बता दी। सही, एक चीज ये बता देंगे आप। फिर आप एक और चीज क्या बता देंगे, या तो मैं आपको शुरू से बता देता, बल्कि आपने कंट्रीब्यूशन की थी, प्लान एसेट की कंट्रीब्यूशन थी, ये आप बता देंगे सबसे पहले। तो हमारे पास ओपनिंग जो फिगर थी वो प्लान एसेट की थी। फिर आप उसमें बता देंगे अनवाउंड किया हमने, अनवाउंड की वजह से हमारे पास इंटरेस्ट इनकम आई, ये एक्सप्लेन कर देंगे आप। उसके बाद फिर आप ये कर देंगे और ये बताएंगे पीएनएल में चलेगी। ठीक है, ये इंटरेस्ट इनकम है और पीएनएल में जाएगी। फिर आप बताएंगे करंट सर्विस कॉस्ट जो आपने डाली है 4.2 की, ये बस एक्सप्लेन कर देंगे। करंट सर्विस कॉस्ट हमने इनकट की है 4.2 की। फिर आप बता देंगे कर्टेलमेंट के बारे में, क्योंकि रिडंडेंसी हो रही है इररिस्पेक्टिव ऑफ वो अगले उनका 1 महीना बाकी है, लेकिन क्योंकि कर्टेलमेंट इज रिकग्नाइज एट द अर्लियर ऑफ, वो वाली आप 2 बातें बता के बता देंगे कि हमने रिडंडेंसी कॉस्ट हो गया तो कर्टेलमेंट हमने रिकग्नाइज कर ली है, क्योंकि रिडंडेंट भले वो अगले महीने उनका खत्म हो जाएगा लेकिन वो रिकग्नाइज होता है एट द अर्लियर ऑफ वाली बातें। सही है, एक चीज आप ये बता देंगे। और आप बताएंगे अपनी रीमेजरमेंट कंपोनेंट वाली बातें कि द रीमेजरमेंट लॉस, क्योंकि रीमेजरमेंट लॉस अराइज हुआ है विच इंक्लूड द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल रिटर्न ऑन प्लान एसेट एंड द अमाउंट टेकन टू प्रॉफिट एंड लॉस एज पार्ट ऑफ नेट इंटरेस्ट कंपोनेंट। ये सारी चीजें आपको बतानी है, मतलब जो आपने यहाँ 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 लिखी, यहाँ 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 लिखी, यहाँ 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 लिखी, उसको अब एक्सप्लेन करना है। क्योंकि और ये जो हमने ऊपर बातें लिखी थी ना, ये इसलिए लिखी थी क्योंकि जब हमने कैलकुलेशन की थी उसके अंदर प्रेजेंट वैल्यू आ रही थी आखिरी की, और कंट्रीब्यूशन जो हमने की थी एट द ओपनिंग उसकी बात कर रही थी, हमने करंट सर्विस कॉस्ट आ रही थी इसलिए करंट सर्विस कॉस्ट एक्सप्लेन किया, कर्टेलमेंट हो रही थी हमने कर्टेलमेंट एक्सप्लेन किया, और रीमेजरमेंट कंपोनेंट आ रहा था इसलिए हमने रीमेजरमेंट कंपोनेंट एक्सप्लेन किया। और बस अब जो हमने चीज़ें की है उसको फर्दर एक्सप्लेन कर देंगे जो भी सिनेरियो में हमने किया है। तो मेरे भाइयों और बहनों, यहाँ तक हमारी जो आज की रिकॉर्डिंग है वो यहाँ तक इख्तिताम पसीर होती है। फर्दर इसके अंदर हमारे पास एक टॉपिक है एसेट सीलिंग के नाम से, और कुछ बेनिफिट है, मतलब अनपेड लीव वगैरह का बहुत कम टेस्ट हुआ है लेकिन इससे रिलेटेड है, तो वो एक चीज़ रहती है हमारे पास। और कुछ करंट इश्यूज हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो, या 2 वीडियो बना लूंगा या 1 वीडियो बना लूंगा। कोशिश है कि 2 के अंदर आराम आराम से आपको एक्सप्लेन कर दूं।